ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर डिस्कशन ग्रुप बहुत अच्छा गया था। वी डिस्कस्ड अबाउट ब्लड फाउंडेशन, लोकोमोटर, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो मॉड्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, लेट्स टॉक अबाउट न्यूरो। न्यूरो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इन अ सेंस के ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो जब आप पढ़ना शुरू करते हो, और बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं जब आप बात करते हो न्यूरो के बारे में, क्योंकि न्यूरो एज सच इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ कंटेंट ज़्यादा है और कहीं पर चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, इसकी वजह से उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाएं तो न्यूरो भी आसान है। उसके बाद जब आप हेड एंड नेक की बात करते हैं तो हेड एंड नेक और न्यूरो आपस में कई जगहों पर लिंक करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को साथ साथ करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एनेटमी आपने करनी है और ब्रेन एनेटमी करनी है, साथ में क्रेनियम भी पढ़ना है, आपने नर्व्स पढ़नी है। नर्व सप्लाई जो है वो हेड और नेक के मसल्स की तरफ जाती है, वहाँ पर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो हेड एंड नेक और न्यूरो ये आपस में इंटरलिंक्ड है एक जगह। कुछ बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से ये दोनों डिफर करते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हम हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं और उसी चीज़ से रिलेटेड है। जब आप बात करते हो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, एफएसएच की बात करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं, तो ये अच्छी खासी चीज़ें हम पढ़ के आए, बट इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो न्यूरो से स्टार्ट करते हैं। न्यूरो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो एनाटमी और फिजियोलॉजी, ये ओवरऑल एक ही सब्जेक्ट काउंट करते हैं न्यूरो में। है डिफरेंट, बट चीज़ें दोनों रिलेट करती हैं, एनाटमी और फिजियोलॉजी न्यूरो के अंदर। तो आप बुक जो पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल स्नेल्स है, या फिर शॉर्ट बुक्स के अंदर बीआरएस की न्यूरो एनाटमी है, और एक टर्स भी है। तो जब वो चेक करेंगे तो उसके अंदर आपकी एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों कवर होती है और वो एक सेपरेट पूरा टॉपिक है। तो न्यूरो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्यों, वो भी बताता हूँ। फार्माकोलॉजी भी है थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है, और इसके अलावा पैथोलॉजी है। फिर उसके बाद बिहेवियरल साइंसेस और कम्युनिटी मेडिसिन। एनाटमी और फिजियो की बात करते हैं तो आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। न्यूरो बोलोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। व्हेन यू फोकस ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जो स्ट्रक्चर्स ब्रेन के अंदर हैं, जो स्ट्रक्चर्स या फिर नर्व फाइबर्स, न्यूक्लिया, ये सारी चीज़ें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, उनको पढ़ना है। और जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, वो पढ़ना है, जो कि मेनिंजेस कहलाती है। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि जब ब्रेन के बारे में आप पढ़ते हो या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हो, तो लेयर्स होती हैं, लेयर ऑफ मेनिंजियम, जो कि उनको सराउंड करती हैं। और वहीं पर ब्लड ब्रेन बैरियर, उसी जो हमारा लेयर होती है, लास्ट लेयर होती है, तो वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर बेसिकली होता है और वहाँ से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल सेरिब्रम से स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, और सेरिब्रम के बाद थैलेमस पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं, फिर मिड ब्रेन पढ़ते हैं, मिड ब्रेन के बाद पोन्स, फिर मेडुला, फिर स्पाइनल कॉर्ड। मेरे हिसाब से ये तरीका भी सही है, बट उससे क्या होता है कि ना आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत सारी जगहों के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना जो न्यूरो है, न्यूरो के अंदर जो मिड पॉइंट है वहां से स्टार्ट करना चाहिए। मिड पॉइंट है मेडुला, जहाँ पर मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो जंक्शन होता है, और पिरामिडल जंक्शन, वहां से वो एक मिड पॉइंट है, क्योंकि वहीं पर ज्यादातर डीकसेशन हो रही होती है नर्व फाइबर्स की या फिर ट्रैक्स की, और वो स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वहां से चीजें ऊपर आ रही होती हैं। न्यूक्लियाई का स्टार्ट वहां से होता है। तो अब सेरिब्रम तो सबसे पहला पार्ट, हम समझते हैं कि ना सेरिब्रम जो है वो सबसे पहला पार्ट है, बट आई थिंक ब्रेन का सबसे पहला पार्ट जो है वो मेडुला है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि मेडुला जो है फर्स्ट पार्ट है, तो हमने ये चीजें देखनी है कि ना मेडुला
से क्या चीजें ऊपर जा रही हैं, क्या चीजें नीचे आ रही हैं, और उस लेयर पे क्या है। अगर किसी ने डॉक्टर नजीब की वीडियो देखी हो मेड्यूलर की, तो उसके अंदर डॉक्टर नजीब ने 3 लेयर्स में डिवाइड किया था मेडुला को, और वहां पर वो डिफरेंट लेयर्स पे वो चीजें दिखा रहा था कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे से जब ट्रैक्ट आता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जब ऊपर आता है तो वहां पर वो डीकसेट होता है, आर्कुएट फाइबर्स बनाता है। इसके बारे में किसी को पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है व्हाट आर आर्कुएट फाइबर्स? और जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं, लेटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, तो अब मैं इस तरह समझाना चाहता हूँ कि ना, जो मेडुला है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, सही है, वो मेडुला से थोड़ा नीचे डीकसेट होता है वहां पर मेडुलरी पिरामिडल लेवल पे, और डीकसेट होके फिर वो नीचे जाता है। आपने वो नहीं पढ़ना, आपने बस ये पढ़ना है यहाँ पर डीकसेशन हुई कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे, मेडुला के बाद पोन्स, पोन्स के बाद मिड ब्रेन, फिर स्पाइनो सॉरी थैलेमस, थैलेमस के बाद इंटरनल न्यूक्लियर। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको हर लेवल के ऊपर वो चीजें आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो मेडुला पे खत्म नहीं हुआ, मेडुला पे खत्म हुआ है, लेकिन आप जब ऊपर जाओगे तो वहां पर भी आपने कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ना है। तो उससे पहले लोकेशन क्या थी कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की, और फिर जब उससे ऊपर जाओगे तो किस तरीके से कोरोना रेडिएटिया बनता है सेरिब्रम में। तो ये थ्रू आउट नीचे से जब आप ऊपर जाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि चीजें आपको ऑलरेडी पता होती है। तो मेरे ख्याल से कि ना, आपको मेडुला से स्टार्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेडुला से उसको लेयर्स में डिवाइड करके सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम को बाद में करना, क्योंकि मेडुला से जो कुछ फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स जा रहे होते हैं सेरिबेलम में, और वो एक अलग नेटवर्क बना रहे होते हैं। फिलवत जो हमने बात करनी है, वो हमने सेरिब्रल नेटवर्क की बात करनी है, कि सेरिब्रम से कौन से फाइबर्स जाते हैं और वो मेडुला में आते हैं। तो यहाँ तक चीज समझ में आई? यहाँ पर कोई क्वेश्चन कि हाउ टू स्टार्ट? तो अब मैं एक ओवरऑल न्यूरो के बारे में बात करूंगा कि न्यूरो में बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू। न्यूरो के अंदर है नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स, इसके अंदर ट्रैक्ट आते हैं। जब आप बात करते हो कि ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड ट्रैक्ट, तो आप ये देखते हो कि क्या वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो वहां पर ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, दो तरह के ट्रैक्ट्स होते हैं, एक सेंसरी या एक मोटर, या फिर एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो किसी को पता है कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स सेंसरी होते हैं या मोटर होते हैं, या फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कौन से जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन कौन से आते हैं? यस, इफ यू हैव टाइम यू कैन डू इट फ्रॉम स्नेल्स, और या फिर आप किसी और बुक से पढ़ सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन स्नेल्स के अंदर जो क्लिनिकल विनियट्स दिए हुए हैं, यू नीड टू डू इट। मतलब स्नेल्स के अंदर जो क्लिनिकल पोर्शन है जहां पर बॉक्सेस बने हुए, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि ना, स्टूडेंट दूसरी रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं, और एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आता है वो क्लिनिकल से आता है मेजोरिटी। तो जब वो क्लिनिकल से क्वेश्चन आता है तो उनको पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप नर्व इंजरीज होती हैं, ट्रैक्ट्स की इंजरीज होती हैं, डिफरेंट लेवल होते हैं। फेशियल नर्व इंजरी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होती है, और हर लेवल की इंजरी के बाद जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो अब अगर आपने सिर्फ रट्टा ही मारना है तो शॉर्ट बुक में भी लिखा होगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस स्नेल्स इज बेस्ट फॉर न्यूरो। सही है। तो असेंडिंग ट्रैक जो है वो सेंसरी है, और डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो हमारे पास मोटर है। तो जब आप देखते हो कि ना, सेंसरी ट्रैक भी डिवाइड हुआ है डिफरेंट ट्रैक्स में, और इसी तरह डिसेंडिंग ट्रैक्स भी डिवाइड हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स में। तो अब बात हमें ये करनी है कि ना, हमने ये डिसाइड कर लिया वी विल स्टडी फ्रॉम मेडुला देन विल डू। यस, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि होता ये है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले ट्रैक्स की वीडियो देख लेते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रैक्स की वीडियो सबसे पहले देखी, या फिर इनिशियल में ही देख ली ट्रैक्स की वीडियो, कि वो ट्रैक्स को इंपॉर्टेंट समझते हुए उन्होंने ट्रैक सबसे पहले कर लिया।
तो होता ये है कि ना जब आप ट्रैक्स स्टार्ट में करते हो तो ज़रूर कंफ्यूज होगे, लेकिन अगर आपको एक एक लेवल का पता हो, क्योंकि होता ये है कि ना हर लेवल पे ब्लड सप्लाई का भी इशू आता है, क्योंकि कल को ब्लड सप्लाई या फिर कभी कोई क्लॉटिंग हो जाए या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो उसकी वजह से मोस्ट अफेक्टेड एरियाज जो होंगे वो ज़रूरी नहीं है पूरा मेड्यूला हो, मेड्यूला की कोई लेयर हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो इस वजह से यू शुड नो लेयर बाय लेयर। आपने अगर सिर्फ मेड्यूला में ट्रैक्स पढ़े तो याद नहीं रहेगा। अच्छा, मैं एक और चीज याद दिलाता हूँ आपको। देयर इज दिस रूल ऑफ फोर। सही है, आपको पता होना चाहिए रूल ऑफ फोर। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, शेयर स्क्रीन। रूल ऑफ फोर। सही है, न्यूरो या फिर ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। सही है। ये चीज नजर आ रही है सबको? तो ये रूल ऑफ फोर जो है, यहाँ पर चेक करें कि फोर क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट अबव द बोन्स। सही है। तो जो चार आप इस वक्त ब्रेन स्टेम की बात कर रहे हो, तो ब्रेन स्टेम के अंदर है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। तो पोन्स को आप मिडिल एरिया समझे, तो पोन्स के ऊपर वाले एरियाज में से चार क्रेनियल नर्व्स आती हैं, जिसके अंदर से दो क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन में और दो क्रेनियल नर्व जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आती है। और चार क्रेनियल नर्व जो है वो पोन्स में होती हैं और चार जो होती है वो मेडुला में। फिर उसके बाद आप देखेंगे ना फोर मिड लाइन क्रेनियल नर्व्स। तो मिड लाइन जो फॉर आप ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, भले वो ब्रेन स्टेम हो, भले वो पोन्स हो, भले वो मेड्यूला हो, उसके अंदर कुछ मिड लाइन नर्व्स है वो सिर्फ चार हैं, जिसके अंदर क्रेनियल नर्व थ्री, क्रेनियल नर्व फोर, सिक्स एंड 12। थ्री फोर सिक्स 12 ये मिड में होंगे। सही है। और डिवाइड इक्वली टू 12, इस तरीके से याद रखिए कि ना चार फोर मिड लाइन क्रेनियल नर्व्स हैं, और जो वो अगर आप उनको डिवाइड करें 12 से, तो फॉर एग्जांपल 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो जब आप डिवाइड करें 12 से, तो वो फोर मिड लाइन क्रेनियल नर्व्स आपको पता होना चाहिए कि ना मिड के अंदर रूल ऑफ फोर के हिसाब से चार क्रेनियल नर्व्स हैं, जो कि क्रेनियल नर्व थ्री है, क्योंकि थ्री फोर ज़ा 12, और क्रेनियल नर्व नंबर फोर जो कि फोर थ्री ज़ा 12, क्रेनियल नर्व नंबर सिक्स जो कि सिक्स टू ज़ा 12। ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज रूल्स? या इस तरीके से चाहोगे तो चीजें समझ में आएंगी, वैसे सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे ना फोर मिडलाइन स्ट्रक्चर्स हैं दैट बिगिंस विद एम। सही है। चार मिडलाइन स्ट्रक्चर जो कि मिड लाइन पर है, अगेन मिड लाइन पर, लेकिन वो नर्व्स नहीं है। वो क्या है? मोटर पाथवे, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है मोटर पाथवे है, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो मिड लाइन में आता है। उसके बाद सेकंड जो है वो है मीडियल लेमिनिस्कस, वो भी मिडिल में आता है। फिर जो तीसरा है वो है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, वो भी मिड लाइन में आता है। फिर है मीडियल क्रेनियल नर्व जो कि हम बात कर चुके हैं, फोर मिड लाइन, अगर आप 12 से डिवाइड करें। उसके बाद है फोर स्ट्रक्चर्स टू द साइड जो कि लेटरल लेटरल साइड पे होंगे, स्टार्ट विद एस, जो कि है स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे, जो कि इप्सिलेटरल एटेक्सिया ऑफ आर्म एंड लेग। अगर ये पाथवे डिस्टर्ब होगा तो इप्सिलेटरल एटेक्सिया ऑफ आर्म एंड लेग होगा। फिर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, सेंसरी पोर्शन ऑफ क्रेनियल नर्व 5, तो सिंपैथेटिक पाथवे। तो ये रूल ऑफ फोर जो है क्या नाम है, आप चेक करोगे कि नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह अप्लाई होता है, लेकिन न्यूरो के अंदर ये चीज समझना इस वजह से जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट ट्रैक्स है वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं। सही है। जैसे हमने बात की क्रेनियल नर्व नंबर थ्री, क्रेनियल नर्व नंबर फोर जो कि होते हैं ब्रेन स्टेम में, वो मिड लाइन में। सही है। उसके बाद जब आप पोन्स में जाते हो तो पोन्स में क्रेनियल नर्व नंबर सिक्स और क्रेनियल नर्व नंबर 12 जो कि होती है मेडुला में। क्रेनियल नर्व नंबर 12 का नाम पता है किसी को? एनीवन नोस कि क्रेनियल नर्व नंबर 12 क्या है? हाइपोग्लोसल नर्व होती है क्रेनियल नर्व नंबर 12। और इसी तरह आपको ये सारी चीजें याद करनी है। तो सबसे पहले मैं दोबारा ट्रैक्स के ऊपर आऊंगा। तो ट्रैक्स सबसे एंड में करने हैं, ट्रैक्स स्टार्ट में नहीं करने। जब आपका पूरा मेड्यूलर से लेकर सेरिब्रम तक
सारी चीजें कवर हो जाए, हर एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, आपने थैलेमस भी पढ़ लिया, आपने हाइपोथैलेमस भी पढ़ लिया, लेटरल न्यूक्लिया भी कर लिया हो, और उसके अलावा आपने जो वो होता है बेसल गैंग्लिया भी कर लिया हो, और उसके साथ साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट्स कर लिए हो कि मोटर कॉर्टेक्स, इसके मैं इसके बारे में बात करता हूँ, सेरिब्रम में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा क्योंकि वो डिफरेंट है। तो जो ट्रेड्स है वो खुद ब खुद इसके अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप एक लेवल से करते हुए आ रहे हो, लेवल नंबर 1 से लेकर और सेरिब्रम तक आपको ये पता है कि ना कौन सा ट्रैक आ रहा है, कौन सा ट्रैक जा रहा है, आपने बस दिमाग में ये चीज रखनी है कि ना मिड लाइन में कौन से है और लेटरल साइड पे कौन से है। इससे होगा ये, कल को अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है कि एक इंजरी हुई जो कि मिड लाइन पे हुई पोन्स के मिड में, तो यू विल नो द नर्व जो वहां पर है, जो न्यूक्लिया है वहां पर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि ना पोन्स के लेटरल साइड पे कोई स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो आपको पता होगा कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। इस तरीके से जब आप सिनेरियोज बनाओगे तो कल को इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू विल नो। अगर सिर्फ आपने ये पढ़ा कि ना पोन्स के अंदर ये स्ट्रक्चर आ रहा है, मेड्यूला के अंदर ये स्ट्रक्चर आ रहा है, तो सिर्फ कंफ्यूजन होगी और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप ये सारी चीजें कर लो और उसके बाद आपने करना है स्पाइनल कोड, देन यू हैव टू डू द ट्रैक्स। ट्रैक्स को सबसे एंड में रखना है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर ट्रैक्स आपने स्टार्ट में कर लिए। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्पाइनल कोड और सेरिब्रम की बात करेंगे। मैंने न्यूरो जो है थैंक यू ओके, मैंने न्यूरो जो है तकरीबन 10 डेज में किया था, और मेरी मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि ना यार मैं न्यूरो नहीं खत्म कर रहा, मेरा डेली टारगेट होता था कि ना आज मैंने मेड्यूला खत्म करना है, फिर मैंने पोन्स खत्म करना है, फिर मैंने मिड ब्रेन खत्म करना है, उसके बाद मैंने सेरिबेलम खत्म करना है, देन फिर आता था हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ऊपर जाता था तो दूसरे स्ट्रक्चर आते थे, फिर थोड़े से ऊपर दूसरे स्ट्रक्चर। तो आप ये देखिए, आप एक नैरो ट्यूब से बिल्कुल एक ब्रॉड ट्यूब की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ से ट्रैक जाके कोरोना रेडिएटा बन रहा है, फिर वहां से वापसी कोरोना रेडिएटा होता हुआ आके कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की शक्ल में आ रहा है। सो ये चीजें हैं इम्पोर्टेंट। और न्यूरो के हवाले से मैं सेरिब्रम की बात करता हूँ। आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल सेरिब्रम करता है, इन अ सेंस मैं ये नहीं बोलूंगा सेरिब्रम करता है, क्योंकि आप देखें सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एनीवन नोज द पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स? कितने पार्ट्स होते हैं? और अगर कोई ये भी बता दे कि ना वो उन पार्ट्स का क्या काम होता है, कि वहां से क्या चीज वहां से ओरिजिनेट होती है। जैसे हमारे पास फ्रंटल लोब है, प्राइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, और हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है। यस। अब ये बात होती है कि कुछ लोग पूछते हैं कि ना क्या हमें ये मोटर एरियाज याद करना जरूरी है, या फिर सेरिब्रल एरियाज जो होते हैं वो याद करना जरूरी है, जिस तरह वर्निकीज एरिया है, ब्रोकाज एरिया है, और इसके अलावा यस फंक्शनल एरियाज। तो आई थिंक याद करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ना आपको सारी चीजें पढ़नी हो, सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चेक करते हो कि ना जब आप सेरिब्रम की बात करते हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज आ जाती है। आपने बस इजीली मेड्यूलर से अब जा रहे थे, लेकिन एकदम से सेरिब्रम आ गया, उसमें सल्काए आ गए, उसमें दायराए आ गए, और वहां पर यार ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, फिर प्री मोटर कॉर्टेक्स है, फिर सेंसरी कॉर्टेक्स है, आपस में कोऑर्डिनेशन है, फिर वो ब्रोकास एरियाज में जाता है, फिर वो उस तरीके से बेजल गैंग्लिया से कोऑर्डिनेट करता है, फिर वहां पर डोपामिन का। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से थोड़ा सा वो डिफरेंट है, और इसीलिए मैं उसको ऐड में करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपको पता होगा कि ना कौन सा ट्रैक ऊपर आ रहा है, क्या चीजें ऊपर आ रही है, किस तरह के फंक्शंस ला रही है, तभी आपको पता होगा कि ना क्या इस पूरे कॉर्टेक्स का काम क्या है। तो एरियाज डिवाइड करने में आसानी होगी मेरे हिसाब से। ओके, अब हम बात करते हैं कि ना थोड़ी बहुत चीजों का। तो अ, अब स्पाइनल कोड है, अभी तक हमने ट्रैक्स नहीं किए, अभी तक सिर्फ हमने एरियाज किए हैं, हमने चीजें पढ़ी है, हमने पाथवे पढ़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ना जब आप ये करके बैठोगे ना तो ट्रैक्स ऑलरेडी हो जाएंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कोड अभी नहीं पढ़ा, और डीकंस्ट्रक्शन स्पाइनल कोड में भी होती है किसी ना किसी लेवल पे, और वो आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि उसके बाद जब आप ट्रैक करोगे तो आपको पता होगा अगर लीजन स्पाइनल कोड पे L3 के लेवल पे आ रहा है, या फिर T5 के लेवल पे आ रहा है,
या फिर क्रेनियल सर्वाइकल वर्टिब्रे की जगह पर आ रहा है, तो आपको पता होगा कि ना यार यहाँ पर कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही है, या यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्रैक्ट है जो कि डैमेज हो सकता है सर्टेन सर्टेन लोकेशन के ऊपर। सही है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइनल कोड है, तो स्पाइनल कोड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। सही है। तो डिफरेंस ये है हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन में कि ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड जो होता है मिड में होता है, और ग्रे मैटर ऑफ कॉर्टेक्स वो साइड पे होता है, और मिड में व्हाइट मैटर होता है कॉर्टेक्स में। और जब स्पाइनल कोड की बात करते हैं, स्पाइनल कोड में व्हाइट मैटर होता है साइड। अब वहां पर कुछ चेंजेस होती है स्पाइनल कोड में जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गैंग्लियन, गैंग्लियन और न्यूक्लियाई में फर्क पता होना जरूरी है, क्योंकि हम इस टाइम पे पढ़ रहे हैं पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोथ। कुछ लोग क्या करते हैं, वो करते हैं कि हमने सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो कि रिलेट करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जैसे नोसिसेप्टर्स हो गए, तो उसके अंदर अल्फा फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर सी फाइबर्स होते हैं, स्लो फाइबर्स होते हैं। उसके अंदर आपको पेन के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं ये यार ये क्या नाम है, पेन जो है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने हैंड को देखें, जो आपके हेरी एरियाज हैं, सही है, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द हीट। सही है, इसीलिए वहां पर अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। और इसके अलावा जो आपके दूसरे एरियाज हैं जहाँ पर हेयर्स नहीं है, वो कम सेंसिटिव होते हैं टू द हीट और द पेन। तो अब होता ही है कि आप फाइबर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह होते हैं, और उसी के हिसाब से आपको पेन या फिर रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर्स और ये सारी चीजें काम कर रही है। तो थोड़ा बहुत रोल वहां पर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। मेजोरिटी आपने पढ़ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है, लेकिन जब आप चीजें वो करोगे तो रिलेट करके आपको समझ में आएगा यार कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ एंड आई एम थिंकिंग। यस, यस, सीएनएस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। अच्छा, ऐसी कौन सी नर्व है या फिर ऐसी कौन सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि ट्रैक्ट है? एनीवन नोस कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है लेकिन वो ट्रैक्ट है? ओके, जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, सही है, ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है। सही, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। होता ये है कि हम लोग नर्व्स जब पढ़ रहे होते हैं, तो नर्व्स के अंदर हम नर्व नर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व इट इज वो एक खुद एक ट्रैक्ट है, अगर आप उसको पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काम आता है शीट का, माइलिन शीट का। सही है। तो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट और साथ में शॉन सेल्स, इनके दरमियान डिफरेंस पता है आप लोगों को? मैं हर चीज रिलेट करता हुआ जा रहा हूँ ताकि फिर इन दी एंड बस हम एक सम अप करें और सारी चीजें, कि ओलिगोडेंड्रोसाइट का क्या काम है और श्वान सेल्स का क्या काम है। अगर सही है, बिल्कुल। तो जो ऑप्टिक नर्व है, तो उसको जो माइलिन, जो ऑप्टिक नर्व पे जो माइलिन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से आती है। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रैक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, मैं वही बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व खुद एक ट्रैक्ट है, क्योंकि जो उसकी माइलिन शीट है वो बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। सो दैट्स वाज द होल पॉइंट, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे यार ये तो हमने क्रेनियल नर्व्स में पढ़ा था ऑप्टिक नर्व, तो हाउ कैन इट बी अ ट्रैक्ट? तो
यू कैन गेट कंफ्यूज, दैट्स व्हाई मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ बीच के अंदर। तो इसके अलावा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के ऊपर आते हैं कि व्हाट यू नीड टू डू फॉर ब्लड सप्लाई। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत हेड एंड नेक को लिंक करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, हेड एंड नेक जो है, हेड एंड नेक बेसिकली वो लिंक करता है न्यूरो के साथ सर्टेन जगहों के ऊपर, और वो है क्रेनियल नर्व्स एंड देयर क्रेनियल नर्व इंजरीज और ब्लड सप्लाई। सही है। अब हमने तो ये पढ़ लिया न्यूरो के अंदर के क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, ये होता है, बट वो किस जगह से जा रही है, कहाँ जा रही है, जो फोरामिन्स हैं और जो फोसाज हैं, उन फोसाज से वो नर्व जा रही है और उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, ये हेड नेक आता है। जैसे ही वो उस बाउंड्री से बाहर निकला, वो न्यूरो का पार्ट नहीं है। लेकिन जब वो डिवाइड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व के बारे में अगर किसी ने हेड नेक किया है, तो फेशियल नर्व कहाँ से जाती है, फेशियल नर्व किस नर्व के साथ ब्रेन या फिर क्रेनियम से बाहर जाती है, एनीवन नोस कि कौन सी ऐसी नर्व है जिसके साथ फेशियल नर्व बाहर जाती है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है, उसके साथ फेशियल नर्व बाहर जाती है। इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, ये एक फोरामेन या फिर फोसा जो आप बोलो, वहां से वो जाती है एयर एयर कैनाल, सही है। और वहां से फिर वो होता हुआ क्या नाम है, पेरोटिड ग्लैंड से फिर वो सप्लाई करता है। 5 ब्रांचेस होती है क्रेनियल नर्व, सॉरी फेशियल नर्व की, जो कि सप्लाई करती है आपके फेस को। तो अब मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ना, हेड नेक और ड्यूरो आपस में इंटरलिंक्ड है, इनको सेपरेट सब्जेक्ट्स मत समझो। और न्यूरो करने के फौरन बाद हेड नेक करो या फिर साथ साथ भी कर सकते हो, बिकॉज सारी चीजें वही पढ़नी है। हेड नेक में आपने पढ़ना किया, हेड नेक में आपने ब्लड सप्लाई पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूरो की बात करता हूँ, तो न्यूरो के अंदर जो ब्लड सप्लाई वो सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस करती है जो कि ब्रेन की सप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रेन का सर्कल ऑफ विलस है, और उसके बाद वो जाके एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मीडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये वो आर्टरीज हैं जो कि ओरिजिनेट करती हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो ड्रेनेज होती है, वेनस सप्लाई की, वो ड्रेनेज कहाँ होती है, कैवर्नस वेनस साइनस क्या होता है, और डिफरेंट साइनसेस होते हैं, वहां पर ड्रेनेज होती है। तो ये उसके बारे में बस यहाँ पर खत्म। इस लेकिन अगर आप देखें, ये जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज से, जो कि बेसिकली पार्ट है हेड नेक का। यहाँ पर समझ में आ रहा है किस तरीके से ये लिंक है आपस में, क्योंकि जो इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड है, इन्हीं की ब्रांचेस से आगे जाकर सर्कल ऑफ विलेज बनेगा। तो ये दोनों, और मेजर पार्ट ऑफ हेड एंड नेक जो है वो मेजोरिटी जो है वो आर्टीरियल सप्लाई ही है। क्योंकि जब आप नर्व्स करोगे तो आपको ये पढ़ना है कि ना, नर्व्स उस एरिया से, क्रेनियम कैविटी से बाहर किस फोरामेन से जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बोन्स तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, बोन्स ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बोन्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने करना क्या है, आपने लिखा हेड एंड नेक पर्पस गेम्स, जो कि मैंने उस दिन बताया था कि किस तरीके से आपको याद होगा पर्पस गेम्स। सही है, मैंने लिख दिया मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। तो जब आप देखेंगे, ये रहा, आप इसको क्लिक किया, यहाँ पर क्वेश्चन आया, ऑर्बिकुलारिस ऑरिस कौन सा मसल है। अब ये, एक सॉरी, तो जो पर्पस गेम पे आप सर्च करते हो, जो कि मैंने उस दिन भी बताया था, तो कोई भी एनाटॉमिकल वर्ड टर्म या फिर आप जो रिमेंबर करना चाहते हो, उसको याद करना चाहते हो, तो पर्पस गेम्स में। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू लर्न एंटीरियर क्रेनियल फोसा या फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप करें एंटीरियर क्रेनियल फोसा पर्पस गेम्स, इसको सर्च करो, मतलब एवरीवन जस्ट कॉपी एंड सर्च इट एंड लेट मी नो कि ना क्या आ रहा है, एंड डू यू थिंक कि ना दिस विल हेल्प इन हेड एंड। अब मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर।
या फिर आप यहीं पर दोबारा से एंटीरियर क्रेनियल फोसा जो मैंने बोला हुआ है, सबको नजर आ रहा है? अब ये सारी चीजें आ चुकी हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। या फिर आप सिर्फ क्रेनियल फोसा लिखो, कुछ भी लिखो यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा इंटरनल फोरामिना क्रेनियल फोसा, ह्यूमन स्कल पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, फिर क्रेनियल फोसा एनाटमी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा क्रेनियल फोसा एनाटमी को, ये सारी चीजें आ गई। अब ये पूरी एनाटमी है। अब यहाँ पर आया हुआ ऑक्सीपिटल लोब किस जगह होगा, तो यू विल नो। इसको फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्लिक करता हूँ तो दिस इज द राइट आंसर। सही है। अब उसने फिर मुझसे पूछा इंटरनल अकोस्टिक मीएटस किस जगह पर है, तो देन अब जब आप चेक करोगे यहाँ पर, सही, अब ये जुगुलर फोरामन है। इसी तरह ये आपको जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे, गलत हो गए सही हो गए, आपको बताता रहेगा। अब फोरामन मैग्नम पूछ रहे हैं, फोरामन मैग्नम ये है। फोरामन स्पाइनोजम वो आप देखोगे यहाँ पर कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। इससे क्या होता है, आपको इस तरीके से याद होता रहता है। फिर ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। अब यहाँ पर जो टेम्पोरल लोब मतलब जहां पर फिट होगा वो आपको पता होगा कि अभी किस जगह पर है, व्हेन यू विल बी स्टडीइंग। तो with your book, if you do this, I think you can learn head and neck anatomy in much shorter time. Any question related to this, or do you guys think this will help or not? ये बता दो मुझे। अच्छा, यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, तो you can play this again and again, और this will help. अब ये आप जो भी ओके, इस चीज को बस करना जरूरी है। कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। मैं ब्रेन लिख देता हूँ या फिर मैं ट्रैक्स लिख देता हूँ। ये रहा ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नर्व ट्रैक्स, लॉन्ग ट्रैक्स, ट्रैक्स इन मेडुला स्पाइनलिस। ये लो आ जाओ, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखो ये पोस्टीरियर है, ये अब यहाँ पर लिखा हुआ है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ होता है? ये बहुत हेल्पफुल मुझे लगता है कि ना ये व्हेन यू प्ले, अब ये टाइम ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो एक दफा करोगे, दो दफा करोगे, तीसरी दफा तो आ ही जाएगा। दिस इज वाला गेम मेरे ख्याल से तो ये इंशाल्लाह यहाँ से हो जाएगा। मैंने हेड नेक यही से किया है मेजोरिटी, तो दिस विल हेल्प इंशाल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कि ना न्यूरो और हेड नेक कहाँ पर लिंक करते हैं। तो जो मैंने बात की ये न्यूरो का पार्ट है, चलो इसकी हम बात कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये रहा सेगमेंट्स ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंजियोग्राम पे कुछ भी है, ये एंजियोग्राम दिखाया हुआ है मोस्टली ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस। ये रहा सर्कल ऑफ लेस एंड वर्टिब्रल आर्टरी। ये रहा, यहाँ पर आ गया। अब सर्कल ऑफ विलस अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते, जो मैंने बोला था कि ना आर्टरियल सप्लाई यू कैन, अगर आप ड्रॉ करो। अब बेसिलर आर्टरी इसने पूछी हुई है यहाँ से, कोई भी चीज अटेम्प्ट करो, बस चेक करो, कोई ना कोई तो सही निकलेगा। अब एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो आपको आर्टरियल सप्लाई यहाँ से याद हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज, 2 मिनट में ये सेशन बंद हो जाएगा, तो देन वी विल रीस्टार्ट। एंड व्हाट यू गाइस थिंक, इज दिस हेल्पफुल? मतलब ये सेशन हेल्पफुल है? अब इंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सही है। अब ये है, ये है, ये है। अब यहाँ पर इसने पर्पल कर दिया। अब जैसे जैसे आप रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, ये आपको बताता रहेगा कि नहीं भैया आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया। अब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, सही है, पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर इंफीरियर है, दिस इज, फिर इसने यहाँ पर पर्पल कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, फर्स्ट टाइम यू विल गेट रॉन्ग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह ये सब याद हो जाएगा आपको। और द मस्ट बेटर थिंग टू डू इज टू ड्रॉ दिस। लेकिन अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते एंड यू थिंक इट विल वेस्ट योर टाइम, व्हाट्स बेटर देन दिस, इंशाल्लाह इससे हो जाएगा। एनी क्वेश्चन अब तक हमने जो पढ़ा है रिलेटेड टू न्यूरो, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, न्यूरो और हेड एंड नेक दोनों को लिंक करते हैं।
अब मैं एक और चीज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने सिर्फ ये सुना था कि ना यार क्या नाम है, फोरामन रैंडम होता है, फोरामन ओवेल होता है, और इसके अलावा हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, ये सारे नाम हमने सुने थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके फेस पे होती है, सही है, जैसे स्पिनोपैलेटाइन फोसा और टेम्पोरल फोसा, ये नाम सुना है किसी ने? स्पिनोपैलेटाइन एंड टेम्पोरल। स्पिनोपैलेटाइन स्पिनोपैलेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट्स कम टू हेड नेक, और टेम्पोरल फोसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीजें वो हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके कंटेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ना कुछ ऐसी नर्व्स और आर्टरीज होती हैं जो कि आपके यहाँ से इन्फोसास से जाती है, सही है। ऐसे इस गैंग्लियंस भी होते हैं, अगर आपको बताऊं कि ना गैंग्लियंस, स्फिनोपेलेटाइन एक गैंग्लियन है, शायद नाम सुना हो आपने। दैट इज इम्पोर्टेंट टू, लेकिन उसके लिए आपको पहले फोसा पढ़ना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन, हम मीटिंग को दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं और एवरीवन रीजॉइन। ओके, इज एनीवन वांट टू रिपीट जो जो हमने मीटिंग में डिस्कस किया, जस्ट टू मतलब कि ना एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या ये वाकई हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, और हमने स्पिनोपैलेटाइन और टेम्पोरल फोसा के ऊपर थे। हम न्यूरो से बाहर आके हेड नेक में आ चुके हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा ही लग रहा हो कि हम लोग शायद न्यूरो की ही बात कर रहे हैं। न्यूरो और हेड नेक में एक बस एक बाउंड्री का फर्क है कि इस तरफ हेड नेक में चले जाओगे और इस तरफ न्यूरो में चले जाओगे। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप दोनों को साथ लेके चलो तो दिस कैन हेल्प। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यहाँ की, जैसे फॉर एग्जांपल स्पिनोपैलेटाइन फोसा है, तो ये मैंने लिखा स्पिनोपैलेटाइन। अब यहाँ पर स्पिनोइड बोन है, सही है, और सुपीरियर एथमोइड इस, ये फोरामेन है, सही है। अब यहाँ पर आपने फोरामेन में गए और यहाँ पर चेक किया कि डिफरेंट लोब्स भी लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें हैं कि ना, ये क्या क्या चीजें। तो जितनी आप प्रैक्टिस करो तो यहाँ से मेरे ख्याल से हेड एंड नेक का अच्छी खासी चीजें आपकी वैसे ही कवर हो जाएंगी। खैर, हम बात कर रहे थे आर्टीरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई, साथ में नर्व फाइबर्स, और हेड नेक और न्यूरो के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आई थिंक न्यूरो के अंदर मेजोरिटी चीजें डिस्कस कर ली है हमने। न्यूरो के अंदर कोई ऐसी चीज दैट यू थिंक वी नीड टू डिस्कस, या फिर जिसका आपको आंसर चाहिए हो न्यूरो से रिलेटेड, या मैं भूल गया हूँ मे बी, तो प्लीज रिमाइंड मी, और फिर हम टोटली फिर हेड नेक की बात करेंगे। हाँ, न्यूरो के अंदर एक चीज मैं भूल गया, और शायद किसी वेंट्रिकल्स और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, सीएसएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लिंक करता है अच्छा खासा, जब आप बात करते हो कि एनाटमी की बात करते हो, एनाटमिकल लोकेशन की बात करते हो, तो उसके रेफरेंस से बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल या फिर फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की आप बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? जैसे फेशियल कॉलिकुलस होता है वहाँ पर, वेस्टिबुलर बॉडी होती है, उसके अलावा एक कोई लेमिनिस्कस भी होता है वहाँ पर, लिम्बिक सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और इसके अलावा जब आप हिप्पोकैम्पस हो गया, एमिगडाला हो गया, और उसके साथ हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियाई हो गया। मैं इस वक्त बात करना चाहूंगा बेसल गैंग्लिया की, और बेसल गैंग्लिया से मैं पार्किंसन की बात करूंगा। तो बेसल गैंग्लिया जब हम बात करते हैं तो उसके दो पाथवे होते हैं, और एनीवन नोज दोस टू पाथवेज ऑफ बेसल गैंग्लिया? और डेफिनेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया? बेसल गैंग्लिया आपका मोस्टली कंट्रोल करता है मोटर सिस्टम को, और उसके अंदर मसल मूवमेंट और वो सारी चीजें। बेसल गैंग्लिया एक समझ लो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर, बट व्हाट इज द फंक्शन बेसल गैंग्लिया का? यस। वो करता क्या है? बेसल गैंग्लिया करता क्या है? ओके, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहता हूँ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है मूवमेंट को, डज नॉट इनिशिएट द मूवमेंट बट कंट्रोल द, कंट्रोल पोस्चर वो सारी चीजें। बट मैं मूवमेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि वो अगर आपकी एक्सेसिव मूवमेंट होगी, सही है, आपके बेसल गैंग्लिया में इशू है। आपकी क्या नाम है वो मूवमेंट, क्या नाम है, कम मूवमेंट होगी, सही है, वॉलंटियरी आपके मस्कुलर स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की बात हो रही है, तो वहां पर जब वो उसमें इशू आएगा, सही है, तो बेसल गैंग्लिया में कोई ना कोई फॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पार्किंसन की बात करते हो तो ट्रेमर्स होते हैं, और रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। मीन्स वो जब काम करता है तो उस टाइम पे ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो बैठा हुआ होता है तो रेस्टिंग ट्रेमर्स उसको होता है। साथ साथ और सारी चीजें होती है कि उसकी बॉडी रिजिडिटी हो जाती है, और दूसरी चीजें। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि किस तरीके से बेसल गैंग्लिया को कंट्रोल करता है मूवमेंट को, डज नॉट इनिशिएट इट। उसका काम है इनिशिएट भी करवाना और स्टॉप भी करवाना। इसीलिए दो पाथवेज होते हैं, सही है, और क्या नाम है उन पाथवेज में रोल होता है डोपामिन का और गाबा का। गाबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन का भी थोड़ा थोड़ा लिंक आता है। तो यू नीड टू लर्न दीज न्यूरोट्रांसमीटर इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपको जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ाएगा, वो उसमें से चीजें आती हैं, क्वेश्चंस आती हैं, और स्टूडेंट बोलता है ये आया कहाँ से। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनता कैसे, हाउ डज न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म, एंड हाउ आवर बॉडी डिग्रेड इट, कि वो किस तरह डिग्रेड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कि हमारे पास डोपामिन किस तरीके से बनता है, एनीवन नोज द साइकिल कि डोपामिन किस तरीके से बनता है, वहां पर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स के अलावा डोपामिन है, डोपामिनर्जिक पाथवे, डोपामिन कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एनीवन नोज? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, और बायोकेमिस्ट्री को आई डोंट नो क्यों स्टूडेंट जो है थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं, बिकॉज उसका लिंक कहीं पर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अच्छा खासा लिंक होता है। बिकॉज जब आपको बायोकेमिस्ट्री नहीं पता होगी तो आपको नहीं पता लगेगा फॉल्ट कहाँ पर है ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे आपको ये नहीं पता कि ना मे भी पॉसिबल कि ना कोई एंजाइम वीक हो, कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा हो, और एंजाइम्स के लिए चाहिए होते हैं फैक्टर्स, सही है। अब वो फैक्टर्स अगर नहीं होंगे, सही, अगर वो फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो पाथवेज जो है वो थोड़े वो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डोपामिन का काम होता है, जो प्रोलैक्टिन होता है उसको इनहिबिट करना। जब डोपामिन कम होता है प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होता है। अब वही चीज है कि ना वो कहाँ कहाँ लिंक कर रहा है, वो बन रहा कैसे, वो डिग्रेड किस तरीके से हो रहा है, तो यू वोंट नो कि वो मसला कहाँ पर आया, अगर एक्सेसिव बन रहा है तो क्यों बन रहा है। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। फिल वक्त आपको ये याद रखना है कि उसकी प्रॉपर जो वो है साइकिल है वो किस तरह की है, और कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पर। एसिटाइल कोलिन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम है, इसके बारे में शायद कहीं पर दिखा होगा और आपने शायद इग्नोर कर दिया होगा उसको। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम होता है, उसका काम होता है रेगुलेट करना एसिटाइल कोलिन को। और इसी तरह जो हमारे पास सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन की भी अपनी साइकिल है, सही है। इसीलिए जो आपने शायद, yes, sleeping code is best for biochem, but if you don't have time to do that, तो I will recommend doing first aid और कैटसन की जो चार्ट्स होते हैं, then you can do it from there। 5K से आपको अगेन वो सिर्फ आपको ये पता होगा यार ये साइकिल क्या है, इस साइकिल में क्या किया है, बट हाउ डज दैट साइकिल वर्क, अगर टीचर ने आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ 5 क्वेश्चन पूछा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दैट्स व्हाई आई विल से कि या तो फर्स्ट एड करो या फिर कैटसन की चार्ट्स कर लो। तो बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। मसला इतना नहीं है कि ना उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि परस्यू करना चाहता है न्यूरो में इन फ्यूचर, तो अभी से तैयारी पकड़ लो, बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास जैसे हाँ बहुत सारे स्टूडेंट अगर जिसका लिंक हो साइकाइट्री के साथ, जैसे जो जानता हो किसी की फैमिली में हो क्या नाम है कोई साइकाइट्रिस्ट हो, या फिर कभी ऐसे जाना पड़ा हो, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की वजह से बहुत ड्रग्स यूज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ होते हैं सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, इस तरह करके शायद ड्रग की क्लास का नाम है जो कि साइकाइट्री के अंदर होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा रिएप्टेक से क्या होगा, जब आपको पता होगा रिएप्टेक क्या होती है। तो इस वजह से ये सारे जितने न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं इनको अलग से इसका एक दिन दो और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। सही है। और क्या रहेगी हमारे पास बात करने को, बेसल गैंग्लिया का मैंने बता दिया कि ना वो आपके मसल्स मूवमेंट या फिर वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसको इनहिबिट भी करता है, उसको इनिशिएट भी करता है। उसकी साइकिल होती है, यू नीड टू स्टडी दैट। और उसका लिंक किस कहाँ कहाँ होता है वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। लिम्बिक सिस्टम यू नीड टू नो, सही है। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए जो ट्रैक्स है वो कहाँ कहाँ डीकसेट होते हैं, और डीकसेट होने के बाद वो जब ऊपर जाते हैं तो उनका नाम चेंज होता है, तो वो क्या होते हैं, मिड लाइन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, लेटरल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। तो अब तक न्यूरो का मेजर पोर्शन वी हैव कवर्ड। हाँ मिल जाएंगे, कैडजन चार्ट तो मिल जाएंगे आपको। अच्छा दूसरी चीज एक और मैं बात बोलूंगा कि एक चीज नर्व्स से रिलेटेड, अब मैं थोड़ा थोड़ा हेड नेक की तरफ आता जाऊंगा, सही है। तो न्यूरो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, न्यूरो से रिलेटेड। हाँ मेनिंजिस के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए मेनिंजिस जो है ना, मेनिंजिस में जो सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट है ना यार, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास सिंपैथेटिक पाथवे है और पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। पैरासिम्पैथेटिक पाथवे जो कंट्रोल करता है वो आपका हाइपोथैलेमस करता है, और सिंपैथेटिक पाथवे भी वहीं से आता है। लेकिन कुछ चीजें होती है कि ना हाइपोथैलेमस आपको पढ़ना जरूरी है। हाइपोथैलेमस इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सही है। एक वो खुद एक जो ग्लैंड है बहुत वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके अंदर एक मीडियल पार्ट है, उसका एक लेटरल पार्ट है, उसका एक एंटीरियर पार्ट है, उसका एक पोस्टीरियर पार्ट है। तो उसके अंदर 4-5 कंपार्टमेंट्स हैं, उनका पार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाइज हैं, और वो जो न्यूक्लियाई है वो उनका काम जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वहीं से कंट्रोल होता है। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे डॉक्टर नजीब की आई से वीडियोस, डॉक्टर नजीब, डॉक्टर नजीब की मैं हमेशा एएनएस मैं बोलूंगा कि एएनएस हो सीएनएस हो, डॉक्टर नजीब इज बेस्ट। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो व्हाट विल यू डू, यू विल गो टू यूट्यूब, सही है। और यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे एएनएस, यहाँ पर आपको कोई अच्छी वीडियो मिलेगी। अब गेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ, हाँ ये एक अच्छी वीडियो है, लेकिन ये फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एएनएस या अरमांडो, ये कुछ अरमांडो की वीडियोस हैं। अच्छा हाँ, अगर किसी को नर्व न्यूरॉन्स के सेरिब्रम की नजीब की कोई वीडियोस नहीं है, लेकिन सेरिब्रम मैंने जहाँ से किया था वो आपको बता देता हूँ मैं। सेरिब्रम हैंड रिटन, थोड़ा सा अजीब सा है, हैंड रिटन ट्यूटोरियल्स।
तो ये है ब्रेन ग्रोज कॉर्टिकल एनाटॉमी, ये 2 वीडियोस है, मैं इसको दे रहा हूँ आपको प्लेलिस्ट यहाँ से शेयर करता हूँ। सेरिब्रम के लिए मैंने ये यूज किया था, मुझे अच्छे खासे एरियाज याद थे। ये जो ड्रॉ करवा रहा है वो ड्रॉ कर लो, लेकिन आपने सारी चीजें नहीं करनी ना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये वाला जो है ग्रोस कॉर्टिकल एनाटॉमी, फिर फंक्शनल कॉर्टिकल एनाटॉमी, फिर एक ये है ग्रोस कॉर्टिकल एनाटॉमी मीडियल सरफेस, फिर ये मीडियल सरफेस, वो लेटरल सरफेस। अगर ये अच्छी लगे तो आप और देख लो, ये थोड़ी थोड़ी इसकी अच्छी वीडियोस है, तो मैंने ये देखी थी। और प्लीज रिव्यूज भी देना इसके कि ना ये किस तरह की है, ताकि हम और भी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करें इसको। और कोई चीज रह गई है? एएनएस जो है ना यार, एएनएस मैं आपको बताता हूँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर है पैरासिम्पैथेटिक पाथवे और सिंपैथेटिक पाथवे। सिंपैथेटिक पाथवे जो है वो बात करते हैं फाइट और फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, या फिर उल्टा है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बेसिकली ये है कि ना आप पूरा दिन काम करके घर पे आके जो है ना, अब आपका सोने का टाइम है, तो उस टाइम पे या फिर आपने पेपर देकर आए हो, नाउ टेंशन खत्म हो चुकी है। पेपर से पहले और पेपर के बाद, पेपर से पहले आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, आपका हार्ट रेट बढ़ गया। हार्ट रेट बढ़ाने के लिए किस नर्व का एक्टिवेट होना जरूरी है, किस नर्व का काम करना जरूरी है हार्ट रेट बढ़ाने के लिए? अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करो ना, सिंपैथेटिक पाथ पे पैरासिम्पैथेटिक पाथ पे, तो कुछ ना कुछ नर्व्स का रोल होगा। तो हार्ट रेट कौन सी नर्व से बढ़ेगा? वेगस नर्व होती है। और इसके अलावा आप चेक करो कि ना कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं आपके मेड्यूला में, रेस्पिरेटरी सेंटर, वो लिंक करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के साथ। बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा टॉपिक है एएनएस। तो मैं ये बोलूंगा कि ना एएनएस को इस तरीके से लेके चलो आप, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक पाथ। लेकिन एएनएस पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ना आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप हाइपोथैलेमस करोगे, उसके अलावा जब आप स्पाइनल कॉर्ड करोगे, हाइपोथैलेमस में जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक पहले पार्ट है, वहीं पर स्टडी कर लो, डॉक्टर नजीब आपको वहीं पर पढ़ा देगा। हालांकि ये दिस इज अ सेपरेट टॉपिक और ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। तो जिस तरह सीएनएस है, सीएनएस के बाद हमने बोला पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर फिर ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सही है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके ज्यादातर मसल से रिलेटेड होता है, लेकिन वो पैरासिम्पैथेटिक है। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपके इनवॉलंटरी चीजों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि नोसिसेप्टर्स की मैंने बात की। नोसिसेप्टर्स के अलावा मैं थोड़ा सा क्लिनिकल्स के बारे में बात करूंगा न्यूरो के, कि न्यूरो के क्लिनिकल्स के अंदर फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हुआ है। इसके अंदर आप 2 वर्ड देखेंगे हर जगह, कहीं पर आप इप्सिलेटरल देखोगे, कहीं पर आप कॉन्ट्रालेटरल देखोगे। इप्सिलेटरल मींस सेम सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल मींस अपोजिट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो डीकेसेड होता है पिरामिडल जंक्शन पे, तो जब वहां पर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऊपर अगर राइट पे था, तो जब वो नीचे आके ट्रैक्ट होगा तो वो लेफ्ट पे होगा। तो इस वजह से वो राइट साइड पे अगर डैमेज होगा उस मेडुलरी जंक्शन से ऊपर, सही है, या फिर पिरामिडल जंक्शन से ऊपर अगर डैमेज होगा, तो कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ बॉडी जो है वो अफेक्ट होगी। लेकिन अगर उस जंक्शन से नीचे होगा तो सेम साइड ऑफ बॉडी जो है अफेक्ट होगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीजें हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन, उसमें डिफरेंसेस बता देता हूँ। अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो बेसिकली आपके जब स्पाइनल कोर्ड पे नर्व आती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, स्पाइनल कोर्ड से समझाता हूँ। स्पाइनल, सही है, ये रहा, ये देखें। अब ये जो स्पाइनल कोर्ड है, सही है, यहाँ पर 2 किस्म की चीजें आपको दिखेंगी। अब नर्व जो है वो यहाँ से यूं आ रही होती है, किसी को दिख रहा है यहाँ पर? अब कुछ नर्व ऊपर से नीचे आती है, उसके बाद यहाँ से एक नर्व है जो कि यहाँ से बाहर जाएगी, सही है। अब ये जो ऊपर से नर्व आ रही है ना, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और ये जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, या फिर दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन,
अगर इसके ऊपर कोई और नर्व अगर आ रही होगी तो वो फिर फर्स्ट ऑर्डर होगी, फिर ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर। सही है। तो अब ये यहाँ पर जो है वो बेसिकली जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो वहां पर बनता है साइनेप्स। सही है। जब ये साइनेप्स बनता है तो यहाँ पर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं उस साइनेप्स के अंदर। तो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पता होना जरूरी है। अब क्या होता है कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल लीजन आता है यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेडुला, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज मेडुलरी जंक्शन और इसके ऊपर यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ये आया और डिकसेट हुआ और इस जगह चला गया, दिस वाज राइट। सही है। एंड दिस इज लेफ्ट। अब जब यहाँ से जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था मेडुलरी जंक्शन से और इधर से आया, अब वो डिकसेट होकर यहाँ पर आ चुका है, तो लेफ्ट वाली चीज जो है राइट पे आ चुकी है। अगर डैमेज यहाँ पर होता तो जो अफेक्ट होगा वो अपोजिट साइड पे होगा, लेकिन अगर डैमेज यहाँ पर होता है तो सेम साइड पर होगा। एक चीज याद रखना उनका कि क्लिनिकल्स और पैथोलॉजी थोड़े से डिफरेंट है। क्लिनिकल्स आप फ्यूचर में देखोगे वो ज्यादातर सर्जरी से रिलेटेड होते हैं या फिर उन्हीं चीज से रिलेटेड होते हैं। जो पैथोलॉजी है ना, वो पैथोलॉजी ओवरऑल कोई एक डिजीज है, लेकिन मेरे ख्याल से क्लिनिकल्स डिजीज मतलब क्या पैथोलॉजी से डिफरेंट होता है। तो जब आप पैथोलॉजी कवर करोगे, पैथोलॉजी में आप देखोगे हंटिंगटन डिजीज देखोगे, आप पार्किंसन देखोगे, आप जो है ना क्या बोलते हैं पोलियो देखोगे, पोलियो वायरस देखोगे। इसके अलावा आप वो चीज देखोगे ना जो कि अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, वहां पर कोई इंजरी हुई, तो वो फिर क्लिनिकल में आता है कि ना भाई अब आप ये चेक करो। इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। पैथोमा, 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 आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पैथोमा से न्यूरो करनी है, न्यूरो की पैथो करनी है। और वही बहुत है। ये चीज समझ में आई जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। सही है। अब क्या होता है कि ना यहाँ पर जब आप चेक करोगे दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज राइट साइड, लेकिन ये जो वाला जो सरफेस है ना, दिस सरफेस इज मेडुलरी जंक्शन। सही है। या फिर पिरामिडल जंक्शन। जो राइट साइड का न्यूरॉन था वो लेफ्ट साइड पे गया और जो लेफ्ट साइड का न्यूरॉन था वो था राइट साइड। इधर अगर डैमेज होगा तो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्ट होती है, अगर इधर डैमेज होगा तो सेम साइड ऑफ अपोजिट जो बॉडी अफेक्ट होती है। लेकिन ये ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर कहीं पर भी लीजन आएगा अगर, तो वो होगा अपर मोटर न्यूरॉन। लेकिन अगर लीजन यहाँ पर आता है तो होगा लोअर मोटर न्यूरॉन। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, आप ये चेक करो कि ना जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन यहाँ पर आया और दिस इज अ मसल, ये एक मसल है, मसल का टेंडन है। सही है। और ये तो कुछ चीजें होंगी, टेंडन रिफ्लेक्सेस आपको पता होगा। टेंडन रिफ्लेक्सेस एक चीज होती है, जब आप मसल टेंडन पे आप हिट करते हो अपने क्या बोलते हैं हैमर से, तो वो रिफ्लेक्स करता है। व्हाट इज दैट? क्योंकि यहाँ से एक न्यूरॉन जो है वो जाता है और वो इस जगह आता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो टेंडन रिफ्लेक्स होता है। अच्छा हाँ, मसल जो है ना वो खुद एक क्या नाम है, मसल एक स्पिंडल होता है और क्या नाम है, वहां पर जब ये नर्व आके अटैच करती है, सही है, तो इधर से सिग्नल आता है, ट्रेवल होता हुआ इधर आता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टे लेता है, फिर उधर से ट्रेवल होता हुआ यहाँ पर आता है। जब ये देखता है कि ना स्ट्रेच ज्यादा हो गया है, तो उस स्ट्रेच जाने के बाद ये जाता है ऊपर, ऊपर जाके इसको स्टॉप कराता है। क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है और ये पूरे ब्रेन में जाने से पहले ही ये इसको स्ट्रेस करा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ईंट है या फिर कोई कोई ब्रिक है, आपने वो ब्रिक हाथ में रखी हुई है, एक वक्त आएगा कि ना आपका हाथ बोलेगा इसको नीचे कर दो। क्यों? क्योंकि आपका जो मसल टेंडन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं और वो सिग्नल देने टू द स्पाइनल कोर्ड, उस जंक्शन पे, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कि भाई इसको बंद करो। फिर वहां से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं इस पूरी चीज को और आपका हाथ नीचे की तरफ चला जाता है। ये चीज समझ में आएगी ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। बाकी चीजें तो आप पढ़ते रहोगे। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि रीजन क्या होता है हम इन चीजों को डिफरेंट रखते हैं। क्योंकि अगर अगर इंजरी यहाँ पर आई तो ये अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इंजरी यहाँ पर आई तो ये अफेक्ट होगा, दिस होल पाथवे। क्योंकि अगर इंजरी यहाँ पर आई तो इधर तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। सही है। और लेकिन फिर भी जो टेंडन है वो इसको रीच आउट कर रहा है कि भाई तुम इधर आके थोड़ा बहुत इसको करो, ये टेंडन हमारा जो है ना बिल्कुल लूज हो गया। लेकिन अगर इंजरी यहाँ पर हो गई तो कोई रिफ्लेक्स, अगर जितनी दफा ये जाके क्या नाम है ऊपर जाएगा और वहां जाके स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा, स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि ना जो मसल्स है हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाता है,
और हाइपोरिफ्लेक्सिया के बाद और चीजें क्या होती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, क्योंकि ये जितनी दफा ऊपर जाएगा कोई टोन डेवलप नहीं हो पाएगी, सही है, मास भी कम हो जाता है, सारी चीजें। लेकिन अगर इंजरी या इस लेवल पे आती है तब क्या होगा कि ये जो टेंडन है, टेंडन रिफ्लेक्स बोलेगा कि ना भाई प्लीज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मसल टेंडन जो है बहुत लूज हो रहा है। तो वो क्योंकि ये डैमेज नहीं हुआ, ये इसको बार बार रिफ्लेक्स करने की कोशिश करेगा और स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, जो कि अपर मोटर न्यूरॉन में होता है, सही है। ये ओवरऑल मैं एक आइडिया देना चाह रहा था बेसिकली कि ना ये क्या चीजें हैं और अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या फर्क है। किसी को ये चीज अगर समझ में ना आई है, फिर हम टोटली हेड नेक पे आ रहे हैं, या कोई और ऐसी चीज जो कि न्यूरो में रह गई है, फिर हमने एंडोक्राइन भी डिस्कस किया। तो सबको सब समझ में आ गया न्यूरो से रिलेटेड क्वेश्चन? बस ठीक है। अ, हम लोग मूव करते हैं हेड नेक की तरफ, और वो अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। हेड नेक में हमने मेजोरिटी चीजें डिस्कस कर ली, और हेड नेक के अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसके अंदर हमारे पास आती है नर्व इंजरीज, और नर्व इंजरीज के साथ साथ जो है वो नर्व्स की ब्रांचेस। अपने कभी अगर आप चेक करो कि ना, जैसे है आपका अपना हैंड लो और उसका जो ये बिल्कुल रिस्ट वाला, रिस्ट के स्टार्ट वाला पार्ट है ना, इसको अपने कान के पास रखो, तो फेशियल नर्व की ब्रांचेस ऐसे जाती है। आपका जो क्या नाम है, आपका जो थंब है वहां पर एक ब्रांच जाएगी, आपकी जो फिंगर्स है वो एक ब्रांच जाएगी, और जो मिडिल फिंगर है वहां पर एक ब्रांच, इंडेक्स फिंगर, और ये इस तरीके से ये ब्रांचेस पूरी डिवाइड होती है फेशियल नर्व की। जब भी आप चेक करोगे फेशियल नर्व, तो इस तरीके से याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, और नेमोनिक भी हो जाएगा कि ना आपने अपने थंब को एक नाम दे दिया, आपने अपने फिंगर को एक नाम दे दिया, इंडेक्स फिंगर को, और लिटिल फिंगर को एक नाम दे दिया, मिडिल फिंगर को एक नाम दे दिया। तो इस तरीके से आप फेशियल नर्व, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फेशियल नर्व है, क्योंकि फेशियल नर्व की जो क्लिनिकल्स है या फिर फेशियल नर्व इंजरीज है वो इम्पोर्टेंट है। खैर, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और चीज़ों के बारे में बात करूंगा। कुछ गैंग्लियंस जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी इसमें। अच्छा, एनीवन हु कैन, जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है उसकी ब्रांचेस किसी को पता है? क्रेनियल नर्व नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नर्व? सही है, उसकी ब्रांचेस के बारे में बताओ। नहीं, 3 ब्रांचेस होती है, ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तीन ब्रांचेस हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, इसी ऑर्डर में याद रखना है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। फिर आप 3 फिंगर्स को लें, सही है, फिर आप रखें यहाँ पर अपने कान के पास, जो ऑप्थेल, जहाँ आपकी इंडेक्स फिंगर होगी वो ऑप्थेल्मिक है, जहाँ मिडिल फिंगर है वो मैक्सिलरी, और जहाँ ये मिडिल फिंगर के बाद वाली जो फिंगर है वो आपके पास होगी मैंडिबुलर नर्व। अब यहाँ पर बात आती है कि ना कुछ नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए जिनका सेंसरी फंक्शन होता है, कुछ नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए जिनका मोटर फंक्शन होता है, कुछ नर्व्स ऐसी होती है कि जिनका मोटर और सेंसरी फंक्शन दोनों होता है। तो इसके कुछ निमोनिक्स हैं, यू कैन फाइंड दैट आउट, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो मैं हेड नेक की बात करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, हेड नेक इतना मुश्किल नहीं है, सही है, क्योंकि उसमें चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं एक हद तक, और न्यूरो के अंदर उन चीजों पे फोकस नहीं किया होता, इसलिए हेड नेक मुश्किल होता है। अगर आप ये नर्व्स की ब्रांचेस ऑलरेडी न्यूरो में पढ़ लें तो हेड नेक मुश्किल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। हेड नेक जो मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपके नेक के पास, जो आपका सर्वाइकल एरिया, क्योंकि जो सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है, यूनिट टू हेड नेक में आपने सर्वाइकल एरिया करना है। इसके अलावा जो ये आपके पास एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है हेड नेक में, वो आपने करना है। इसी तरह जो एक्स्ट्रा बोन आ जाती है, हायोइड बोन होती है, वो करना है। हायोइड बोन की मसल्स अटैचमेंट करनी है। इसके अलावा आपने लिम्फेटिक सिस्टम करना है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं आपके सर्वाइकल एरियाज में, वो आपने करना है। इसके अलावा जो आपके पास लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स भी करना है हेड नेक में।
क्योंकि वो हेड नेक का पार्ट है और वहां पर नर्व सप्लाई जाती है। नर्व्स की जो ब्रांचेस हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, और उनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये बता सकता है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग इज सप्लाइड बाय विच नर्व फॉर टेस्ट? एंटीरियर टू थर्ड। एंटीरियर टू थर्ड, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दो किस्म की सेंसेशन होती है टंग में, एक होती है टेस्ट सेंसेशन और एक होती है टच सेंसेशन, या फिर और दूसरी सेंसेशन जो आती है हाइपोक्लोसल। डू यू गाइस थिंक इन हाइपोक्लोसल एक सेंसरी नर्व है? कॉर्ड है टिम्पेनी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से निकला है। आई थिंक कि ये हमारे पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एयर में होती है और वहां पर ये ब्रांच होती है। जो स्टिपिडियस मसल होता है एयर के अंदर, यूनिट। खैर, फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व सप्लाई करती है पोस्टीरियर वन थर्ड पे सप्लाई करती है आपके पास जो ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व होती है, और पोस्टीरियर मोस्ट पे सप्लाई करती है वेगस नर्व। तो यू शुड नो अबाउट दैट। और इनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। आपको ओरल कैविटी के बारे में पढ़ना है। ओरल कैविटी के अंदर जो टंग है, टंग के क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो ओरल कैविटी है, जो ग्लैंड्स है, पेरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, यू नीड टू नो अबाउट दैट। उसके अलावा जो आपके पास फेरिंग्स की डिफरेंट टाइप्स होती है, सॉरी डिफरेंट पार्ट्स है, एक और फेरिंग्स है, एक फेरिंग्स है, और एक और, हाँ, ओरोफेरिंक्स और फेरिंग्स, बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट। और नेजोफेरिंक्स होता है। टाइम भी खत्म होने वाला है, तो वी विल रिस्टार्ट आफ्टर 10 मिनट। सही है। तो अब जो फेरेंक्स की टाइप्स होती हैं, तो आपको फेरेंक्स की टाइप्स पढ़नी है और उसके जो मसल्स है फेरेंक्स के, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कुछ जगह पर वही बाउंड्री से बिल्कुल हम बाहर आ गए। मतलब अब न्यूरो रहा ही नहीं, अब हम मसल्स की बात करना शुरू कर दिया। तो फ्रिंजियल मसल्स आर इंपॉर्टेंट। फ्रिंजियल मसल्स के अलावा आपके पास जो लेरिंजियल मसल्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेरिंजियल कार्टिलेज इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेरिंग्स की जो नर्वस सप्लाई है वो भी इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आपने एयर भी करना है। आप हेड नेक को ईएनटी समझे। ईएनटी क्या होता है? ईएनटी की फॉर्म क्या है? एयर नोज थ्रोट। सही है। तो एयर की थोड़ी बहुत मतलब कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो एयर कैनाल होती है तो उसकी एनाटॉमी भी पढ़नी है। सही है। और एयर कैनाल के अंदर जिस तरीके से दो, एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है और एक कॉक्लियर सिस्टम होता है, हेयरिंग एंड बैलेंस, ये एयर का काम है। एयर के अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर इनर एयर, मिडिल एयर और आउटर एयर जो होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें यू नीड टू नो। क्योंकि होता यह है कि ना, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। जो ओरल कैविटी है, जो मतलब मेरा थ्रोट का पार्ट है, और जो नोज का पार्ट है और जो एयर का पार्ट है, ये तीनों आपस में लिंक्ड है। सही है। एयर जो है ओरोफेरिंक्स से लिंक करता है किस चीज से? यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी चीज जो है इंस्टॉल हो जाती है, वैक्स या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो यू शुड डू दैट। सही है। हेड नेक ईएनटी पढ़ रहे हो आप। हेड नेक का काम ही ईएनटी का है, क्योंकि जब मैंने देखा कि हम लोग फाइनल ईयर में थे, तो फाइनल ईयर में हम लोग जब ईएनटी पढ़ रहे थे उसके अंदर मेजर पोर्शन जो था वो हेड नेक की था। तो आई, बस आई नहीं, एयर, नोज, थ्रोट, फिर आते हैं आई के ऊपर। आई भी इसका पार्ट है क्योंकि वो नर्व का पार्ट है। फेशियल नर्व, आई, ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, और क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लियर नर्व एंड एब्ड्यूसर नर्व। इन नर्व से रिलेटेड जो जो ऑर्गन्स आपस में अटैच्ड है, यू शुड डू दैट। वो सारी चीजें करनी है। ये हेड का पार्ट है। जो नेक का पार्ट है उसके अंदर नेक के मसल्स, नेक के फेशियाज, और नेक के जो आपके पास जो वो लिम्फ नोड्स हैं, वो सारी चीजें करेंगे आप। और उसके अलावा जो नर्व्स हैं, जो सर्वाइकल प्लेक्सस ठीक करना है, वो बच्चे छोड़ देते हैं। हेड नेक समझ में आया? हेड नेक से कोई क्वेश्चन?
यस, सारे स्पेशल सेंसेस तो करने हैं ना आपने, वही तो मैं क्या, ओनली स्पेशल सेंसेस बिकॉज कुछ नर्व्स होती है वो कहीं और जाती है, लेकिन मेजोरिटी नर्व्स आपने करनी है। लेकिन अगर आप डॉक्टर नजीब कर रहे हैं ना, तो आपको वहां पर वीडियोस दिखेंगी जो कि डिफरेंट अलग अलग नर्व्स को डिस्कस कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप वो वीडियोस देख लें तो अच्छा खासा पोर्शन वहां से कवर हो जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि न्यूरो और हेड नेक आपस में रिलेटेड है। बस कुछ जगहों पर तकरार होती है जहाँ पर नेक आता है, और कुछ और चीजें आती हैं हाइपो मतलब कि ना, जो हायोइड बोन है, इंफ्रा हायोइड मसल आता है, सुप्रा हायोइड मसल आता है, और इस तरह करके नाम है डिफरेंट डिफरेंट। आई के मसल्स हो गए, और आई की नर्व सप्लाई हो गई, लेड हो गया, ये सारी चीजें हो गई। बस ये पढ़ना है। हेड नेक की बायोकेमिस्ट्री ऐसा नहीं है। हेड नेक की पैथोलॉजी के अंदर इतनी चीजें नहीं है, ज्यादातर यही है, नर्व्स की इंजरीज ही है हेड नेक के अंदर। जैसे आपके पास नेजल नेजल पॉलिप्स हो गए, ये सारी चीजें आ सकती हैं। नेजल पॉलिप्स हो गए, एयर कैनाल के अंदर कोई पस फॉर्मेशन हो गई, छोटी छोटी चीजें, इतनी कोई ज्यादा नहीं है, तो वो आप कर लें तो बेहतर है। इट्स बेटर फॉर यू। एनी अदर क्वेश्चन, देन विल मूव टू एंडोक्राइन। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हमें काफी कुछ करना डिस्कस करना था आज। या फिर हम एंडोक्राइन को कल डिस्कस करें, व्हाट यू गाइस थिंक? अभी तक ये सेशन कैसा जा रहा है, आई नीड टू नो। और कोई बात दैट यू वांट टू डिस्कस? क्योंकि आई थिंक है ना, एंडोक्राइन मतलब छोटा टॉपिक है, और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक वी नीड मोर पीपल। क्योंकि फिर हम एंडोक्राइन को डिस्कस कल कर ले तो बेहतर है, क्योंकि आज के लिए ये अच्छी खासी नॉलेज है। व्हाट यू गाइस थिंक? ये अच्छी खासी नॉलेज है, इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट मैं ये बोलूंगा कि ना, अभी हमें हमारी जो वीडियो कल कल वाली थी, खैर वो तो फर्स्ट ईयर की थी, तो वो सारी चीजें हो गई। ये वीडियो इंशाल्लाह कल शाम तक ही अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। तो ओके, एनी सजेशंस और रिव्यूज दैट यू वांट टू गिव, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन, और मैं फिर और अच्छे से डिस्कस करूंगा। ओके, 4 मिनट है वैसे भी। हम मीटिंग को आज एंड करते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम लोग एंडोक्राइन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर पे। आई स्टडी आई स्टे एट लाइब्रेरी टिल 8, और उसके बाद फिर मैं आके 1-2 मिनट का ये कर लेता हूँ। आई डोंट रियली प्रिपेयर फॉर दिस, मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता, आई जस्ट कम हियर एंड स्पीक। तो इससे ये होता है, बिकॉज आई एम गोना डिस्कस मेडिसिन एंड सर्जरी विद थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर किड्स, एंड दोस आर माय सब्जेक्ट्स आई नीड टू डू फॉर फाइनल ईयर। दिस इज ऑल helping me and you guys, because after some time we will start pathology and clinical scenarios, and then we'll discuss. No, it's not. What is not? It's just part of me studying for my MBBS, because I think कि ना, इससे मतलब कि ना, प्रीवियस पुरानी चीजें पढ़ने से बेहतर है पुरानी चीजें डिस्कस कीजिए। तो इस वजह से मैं इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बस ये आता हूँ और मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। आई डोंट रियली प्रिपेयर। मैं आधे घंटे पहले आया था और मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो अगर मेरी प्रिपरेशन मैं इसके लिए करता तो शायद ज्यादा टाइम लगता, बट आई थिंक कि ना, दिन में 1 घंटा निकाल रहा हूँ मैं। इट्स इफ दिस हेल्प तो इंशाल्लाह ये अच्छा। बस दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच और फॉर ज्वाइनिंग। स्प्रेड द वर्ड, अपने दोस्तों को बताओ, और बिकॉज इन फ्यूचर हमारी डिस्कशन जो है वो मतलब प्रॉपर एक इस तरीके से होगी कि ना, यू गाइस विल बी सेइंग स्टफ। अभी तो कुछ नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग माय लक, दिस इज हेल्पिंग मी। खैर मैं आपको ये बोलूंगा कि फ्यूचर में जब हम
टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, न्यूरो के टॉपिक्स के ऊपर और हेड एंड नेक के टॉपिक्स के ऊपर, तब ये होगा कि ना सबको फ्रंट पे आना होगा या फिर मतलब स्पीक अप करना होगा अबाउट दैट टॉपिक। वी विल गिव सिनेरियोस, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक गोल्स दूंगा कि ना आप जो है ना आपस में डिवाइड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलूंगा आप पार्किंसन पढ़ के भी आओ एंड यू विल प्रेजेंट द पार्किंसन केस एंड हंटिंगटन और ये डिजीजेस। इस तरीके से क्या होगा ना, डिस्कशन से क्या होगा, वो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि क्लियर हो जाते हैं, हर कोई अपने कॉन्सेप्ट लगा रहा होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट गलत होगा तो ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। तो दैट्स माय ऑल प्लान। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ कि बच्चे गलत कॉन्सेप्ट पे ना जाए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी चीज डिस्कस करना चाहता है कि ना, फॉर एग्जांपल आपने आज एक टॉपिक पढ़ा एंड यू वांट टू डिस्कस कि क्या वाकई मैंने सही पढ़ा, तो वो 1 घंटा जो आप फारिग बैठ के मोबाइल पे या फेसबुक यूज करने से बेहतर ही है यू कैन कम हियर एंड डिस्कस। हमारा रोजाना 9 बजे का टाइम है, 9 बजे हम ये डिस्कशन कर रहे होंगे और इंशाल्लाह हम इसको रोजाना इसको कंटिन्यू रखेंगे इवन वीकेंड्स को भी, और जस्ट स्प्रेड द वर्ड, और इसी तरह चलता रहा तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, वी विल एंड 1 मिनट रहता और अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात।